अस्सलामुअलैकुम। प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? तो यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं एक बीमारी की जो कि है अल्ज़ाइमर्स, जो ब्रेन पर असर डालती है। कुछ लोगों में जब इनकी उम्र बढ़ती है, इनके प्रोटीन्स और न्यूरॉन्स होना शुरू हो जाते हैं मिसफोल्ड, और फिर वो बना लेते हैं एग्रीगेट्स न्यूरॉन्स के बाहर, और इसको कहते हैं अमाइलॉइड। तो अमाइलॉइड बुनियादी तौर पर सिर्फ गुच्छा हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के, जो दिखते कुछ इस तरह से हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये अमाइलॉइड बनता रहता है, ये न्यूरॉन के काम करने की काबिलियत में दखल अंदाजी करना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से न्यूरॉन मैसेजेस भेज नहीं पाता, और इसका नतीजा होता है डिमेंशिया या याददाश्त खोना। तो अगर हम ये समझ जाएं कि ये प्रोटीन्स किस तरह से होते हैं मिसफोल्ड, तो शायद हम इस बीमारी का कोई हल भी ढूंढ पाएं। और ये समझने के लिए कि प्रोटीन्स किस तरह से बनते हैं मिसफोल्डेड, हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वो सही से फोल्डेड कैसे बनते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ टर्म्स का जायज़ा लेना चाहती हूँ। आपके पास हो सकता है एक अमाइनो एसिड, तो यहाँ इसके लिए मैं ए लिख देती हूँ। और फिर आपके पास हो सकते हैं दो अमाइनो एसिड्स जो आपस में जुड़े हुए हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड। और जैसे जैसे आप इसमें मज़ीद अमाइनो एसिड्स शामिल करते रहेंगे, इस अमाइनो एसिड्स की चेन में आपको मिलना शुरू हो जाता है एक पॉलीपेप्टाइड या बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स। और हर एक अमाइनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड में, इसको फिर एक नाम दिया जाता है और वो है रेजिड्यू। और फिर प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स। तो मैं ये दोनों टर्म्स पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे बुनियादी लेवल पर या सतह पर होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, और प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ बयान करता है लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स के, और ये डिटर्मिन किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड से जो जोड़ रहे होते हैं हर अमाइनो एसिड को। तो अगर मैं अपनी अमाइलॉइड वाली मिसाल लूँ अल्जाइमर्स की बीमारी से और इस प्रोटीन को खींच कर दिखाऊँ, तो ये लीनियर सीक्वेंस होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इससे मुराद है वो तरीका जिससे ये अमाइनो एसिड्स का लीनियर सीक्वेंस अपने आप में फोल्ड कर जाता है, और इसका तायुन होता है बैकबोन इंटरेक्शन से, और इसका तायुन होता है बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स से। यहाँ दो पैटर्न्स हैं जिनसे आपको वाकिफ़ होना चाहिए। पहले वाले को कहते हैं अल्फ़ा हीलिक्स, और अगर आप इस वाले पॉलीपेप्टाइड को लें और इसको इसी के इर्द गिर्द रैप कर दें एक कॉइल की तरह, तो आपके पास आएगा अल्फ़ा हीलिक्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनमें ऊपर नीचे जाते रहते हैं जो इस कॉइल जैसे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज या मुस्तहकम कर देते हैं। और एक और पैटर्न जिससे आपको वाकिफ़ होना चाहिए वो है बीटा शीट, और ये इस तरह की है। ये बीटा शीट्स होती हैं स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्ड्स से, और अगर आपके पास अमाइनो एंड्स और कार्बोक्सिल एंड्स लाइन अप कर जाएं, फिर इस शीट को कहते हैं पैरेलल बीटा शीट। इसके बरक्स अगर आपके पास है एक पॉलीपेप्टाइड जो खुद से अपने आप को रैप कर रहा है इस तरह से, फिर आपके पास होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसको स्टेबलाइज करते हुए, फिर आपके पास होगा अमाइनो एंड इस तरह से आता हुआ और लाइन अप करेगा कार्बोक्सिल एंड के साथ, और इस तरह से आपके पास होगी एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। फिर है तीसरा लेवल प्रोटीन स्ट्रक्चर का जिसे कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, और टर्शरी स्ट्रक्चर से मुराद है कि फोल्डिंग बस ज़्यादा होती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, और ये मुनहसर होता है दूर के ग्रुप इंटरेक्शन पर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरह ये स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन आपके पास दूसरे इंटरेक्शंस भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कि वैंडर वाल्स इंटरेक्शंस। आपके पास होती है हाइड्रोफोबिक पैकिंग भी और डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन भी। तो अगर हम हाइड्रोफोबिक पैकिंग को ज़रा और क़रीब से देखें, कह लें कि हमारे पास है एक फोल्ड हुई हुई पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, और ये प्रोटीन पाया जाता है सेल के अंदर पानी वाले पोलर एनवायरनमेंट में। तो अगर हमारे पास होगा पानी इस प्रोटीन के बाहर, तो हमें सारे पोलर ग्रुप्स मिलेंगे बाहर जो इस पानी से इंटरैक्ट कर रहे होंगे, और अंदर की तरफ आपको मिलेंगे हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर ग्रुप्स जो पानी से छुप रहे होंगे। दूसरी तरफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस बयान करते हैं वो इंटरेक्शन जो सिर्फ होती है सिस्टीन्स के दरमियान, और सिस्टीन्स एक तरह के अमाइनो एसिड्स हैं
जिनमें एक ख़ास थायोल ग्रुप होता है जो इसकी साइड चेन का हिस्सा होता है, और इस थायोल ग्रुप में होता है एक सल्फ़र एटम जो बन सकता है ऑक्सीडाइज़, और जब ये ऑक्सीडेशन होती है आपके पास बनता है कोवलेंट बॉन्ड इन सल्फ़र ग्रुप्स के दरमियान। तो डाइसल्फ़ाइड ब्रिज की जो फ़ॉर्मेशन होती है वो होती है सेल के बाहर। तो आप अमूमन देखते हैं एक अलग हुए हुए थायोल ग्रुप्स की फ़ॉर्मेशन सेल के अंदर, और वो इसलिए क्योंकि सेल का जो अंदरूनी हिस्सा है इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो पैदा करते हैं एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। और चूंकि सेल के बाहर ये एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, आपको मिलता है ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एनवायरनमेंट तश्कील देता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन, तो आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। अब है एक आखिरी लेवल प्रोटीन स्ट्रक्चर का, और इसको कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर बयान करता है बॉन्डिंग बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स के दरमियान। वही इंटरैक्शंस जो तयन करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर निभाते हैं किरदार क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में भी। तो कह लें कि मेरे पास है ये फोल्ड हुआ हुआ पॉलीपेप्टाइड, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। अब जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है वो बयान किया जाता है उन इंटरैक्शन से जो इन चारों पॉलीपेप्टाइड्स के दरमियान होती हैं। और इस मुकम्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर हर एक पॉलीपेप्टाइड को एक सब यूनिट समझा जाता है। अब चूंकि इस प्रोटीन के हैं 4 सब यूनिट्स, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रामर। तो अब अगर मेरे पास होंगे 2 सब यूनिट्स, इसको कहेंगे डायमर, 3 होंगे तो ट्राइमर, और 4 से ऊपर वाले सारे मल्टीमर कहलाएंगे। इस प्रोटीन को कहते हैं प्रोटीन की प्रॉपर कॉन्फर्मेशन, यानी कि साख्त। और ये कॉन्फर्मेशन हासिल करने के लिए आपके पास होने चाहिए हैं सही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और अगर इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में से कोई एक लेवल भी टूट जाता है तो आपके पास मिसफोल्डिंग होना शुरू हो जाती है, जो फिर कई तरह की बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही।